Hey everyone. So I have been working for some time in Ministry of Corporate Affairs, Regional Director's Office. As you all know, it's a central government job. So मैंने इसके बारे में तुम लोग को अपने वीडियो में बताया था अबाउट इन नवंबर एंड बिकॉज मुझे नवंबर में ही ये अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड तब से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया है कुछ भी अपडेट देने का बिकॉज बहुत ज़्यादा पेंडेंसीज चल रहे हैं एंड काम काफ़ी है, इसलिए मुझे एकदम टाइम नहीं मिल पाया. बट मैंने सोचा कंसोलिडेटेड एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीटेडली पूछे हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस और अब मैं इसका आंसर देती हूँ एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. जो भी CS, CA या CMA कर रहा है, या तो आप क्वालिफाई हो गए हो या नहीं हुए हो, डज़ नॉट मैटर, यू कैन ऑल्सो गेट इनटू MCA. और जो रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस होता है ये सिर्फ 5 जगह पे ही है, 5 रीजन्स में है. वी कैन से लाइक नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, साउथ वेस्ट रीजन, साउथ ईस्ट रीजन ऐसे करके है, और वेस्ट रीजन एंड ईस्ट ऐसे करके है. ठीक है. साउथ में एक्चुअली पहले एक ही होता था साउथ, लेकिन उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया बिकॉज सदर्न स्टेट्स बहुत ज़्यादा हैं. सो एनीवे आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले तो हाउ डिड आई गेट दिस जॉब. तुम लोग को पता होगा ICSI का एक प्लेसमेंट पोर्टल है. तो प्लेसमेंट पोर्टल में जाओ तो उसमें बहुत सारे वैकेंसीज दिखाता रहता है, एज अ जॉब, एज अ CS ट्रेनी ऐसा करके. तो मैंने उसमें देखा था दैट दे रिक्वायर अ CS ट्रेनी इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रीजनल डायरेक्टर्स ऑफिस. और अगर आपने एग्जीक्यूटिव पास किया हुआ है तो स्टाइपेंड विल बी 15,000 पर मंथ. लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल भी क्लियर किया हुआ तो स्टाइपेंड विल बी 20,000 पर मंथ. तो मैंने जिस टाइम पे इसको अप्लाई किया था अबाउट लेट्स से मैंने इसको जून में अप्लाई किया था, उस टाइम पे मेरा प्रोफेशनल का रिज़ल्ट नहीं आया था, इसलिए मैंने ट्रेनी की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था. ठीक है. और मेंबरशिप आने के बाद आप यंग प्रोफेशनल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है, अबाउट 30,000 तक मिलता है उसमें. ठीक है. तो मैंने CS ट्रेनी के लिए अप्लाई किया था एंड 6 मंथ्स के बाद मेरा रिजल्ट, मतलब जून में मैंने अप्लाई किया, अगस्त में मेरा रिजल्ट आ गया था. आई वॉज क्वालिफाइड एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब्स. मैं जगह जगह अप्लाई कर रही थी. आई वॉज गिविंग इंटरव्यूज़ एंड ऑल दैट. और मेरा 1-2 जगह पे बात फाइनल भी हो रही थी, बट इट वॉज नॉट क्लियर, इट वॉज नॉट कन्फर्म. और मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी लगा नहीं कि मैं तुरंत ले लूँ या चली जाऊँ वहाँ पे, बिकॉज ऑफ सम रीजंस की पैकेज जस्टिफाइड नहीं लग रहा था मुझे, या फिर वर्किंग आवर्स मुझे पसंद नहीं आ रहे थे. बिकॉज सैटरडेज़ को भी अगर वर्क है, स्टिल आई डोंट वांट टू वर्क फ्रॉम 9 to 7 एट नाइट. इट डज़ नॉट, आई डोंट लाइक दैट. तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहे थे अपॉर्चुनिटीज़, तो मैंने इनिशिएट नहीं किया कि मैं ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँ कहीं पे भी. एंड बीच में ही सडनली इन अक्टूबर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे कॉल आया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से. उनके स्टाफ ने मुझे कॉल किया था बोल के दैट योर CV हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड एंड प्लीज़ आप ऑन अ सर्टेन डेट इंटरव्यू के लिए आ जाइए, बिकॉज 1 नवंबर से ज्वाइनिंग होगी अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर जस्ट बिकॉज मैं इंटरव्यू फेज़ में ही थी तो मैंने कहा ठीक है यहाँ पे भी जाके देख लेती हूँ. तो फिर मैं चली गई इंटरव्यू देने एंड वहाँ पे 2-3 कैंडिडेट्स और आए हुए थे. उसमें से एक का एग्जीक्यूटिव भी नहीं क्लियर हुआ था, वो एग्जीक्यूटिव फेज़ में ही था, और दूसरा प्रोफेशनल क्लियर हो चुका था, बट उसने जो 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है वो कहीं उसकी चल रही थी. उसने सोचा मैं बैलेंस ट्रेनिंग यहाँ कर लूँगा. एंड मेरा ट्रेनिंग भी क्लियर हो चुकी थी, मेरे एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो चुके थे. आई वॉज अ क्वालिफाइड CS. ठीक है. तो फिर हम लोग इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे थे एंड जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं दे आर वेरी सीनियर. ICLS या IAS बेसिकली UPSC के थ्रू क्लियर करके ये लोग ऑफिसर्स बनते हैं, इस पोजीशन में आते हैं. या तो IAS या फिर ICLS यानी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के थ्रू आते हैं एंड वो बहुत ही सीनियर लेवल के ऑफिसर हैं जो RD सर हैं यहाँ पे. बट उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स जूनियर लेवल पे होते हैं, जैसे कि डेप्यूटी डायरेक्टर होते हैं 2-3, फिर एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, एक जॉइंट डायरेक्टर होता है, ऐसे करके होता है. फिर उसके नीचे बहुत सारे स्टाफ के लोग होते हैं जो SSC एग्ज़ाम जो होता है उसके थ्रू आते हैं.
तो उसमें होते हैं JTA, STA, क्लर्क लेवल के लोग होते हैं, तो उन्हीं के वन ऑफ द स्टाफ में आपको एज अ CS ट्रेनी रखा जाता है। या तो आप उनके स्टाफ के थ्रू बनोगे या फिर आपको यंग प्रोफेशनल भी आप एज अ स्टाफ माने जाओगे। तो फिर इंटरव्यू पहले उन दोनों लोगों का हो गया, लास्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर मैं गई एंड डेप्यूटी डायरेक्टर एंड जॉइंट डायरेक्टर 2 लोग बैठे हुए थे एंड उनके चेम्बर में मैं गई, बैठी और फिर उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया। उनका सिर्फ बार बार एक ही क्वेश्चन था, एक ही चीज़ पे वो लोग बार बार फोकस कर रहे थे, एम्फसाइज़ कर रहे थे या फिर आंसर जानना चाहते थे कि आई एम अ क्वालिफाइड CS। तो मुझे इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, मुझे अच्छा पैकेज हर जगह मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे इतने कम पैसों में 20 या 30,000 में ही क्यों आना चाहती हूँ। तो मेरा उनको यही आंसर था बार बार दैट मैडम सर, जहाँ पे भी हम एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं, किसी भी कंपनी, किसी भी क्लाइंट के लिए हम काम करते हैं, तो अल्टीमेटली वट एवर फॉर्म्स वी आर फाइलिंग, वट एवर कंप्लाइंस वी आर डूइंग, इट हैज़ टू बी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ROC या रीजनल डायरेक्टर। जो भी हम फाइलिंग्स करते हैं अल्टीमेटली हम उन्हीं को सबमिट करते हैं और उनकी तरफ से फिर हमें रिप्लाई आता है कि ओके फॉर्म हैज़ बीन अप्रूव्ड, या फिर कंप्लाइंस इज़ इन लाइन, या फिर देयर इज़ नॉन इनडिस्क्रिपेंसीज, देयर इज़ नॉन कंप्लाइंस एंड ऑल दैट। तो मैंने उनको यही बोला कि अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, ऐसा क्या स्क्रूटनाइजेशन किया जाता है जिसके बेसिस पे कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है किसी कंपनी का। तो मेरा ये आंसर था उनको बार बार। तो मैंने कहा कि मैं किसी भी प्राइवेट फर्म में, कंपनी में कभी भी जा सकती हूँ, मेरा वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर मैं रीजनल डायरेक्टर MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर मैं काम करके आई हूँ, तो मेरे CV में एक बहुत बड़ा स्टार लग जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा मुझे नहीं मिले। अगर मैं किसी प्राइवेट जगह काम करने लग जाऊँ तो हो सकता है मैं 50-60,000 कमा रही हूँ एंड मुझे फिर उसको छोड़ने का शायद ना मन करे कि मैं 30,000 के लिए ये रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में आके करने लगूँ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। मैंने कहा अभी मैं एक फ्रेशर ही हूँ, अभी मैं 2-5 हज़ार का जो ट्रेनिंग हमें करना होता है 21 मंथ्स वाला, वो करके आई हूँ, तो मेरे लिए उससे सडनली एक 20,000 का जंप अच्छा ही लग रहा है मुझे। एंड दूसरा ये एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल होगा मेरे करियर के लिए, ऐसा मैंने सोचा एंड उन्होंने क्लियरली बता दिया। और भी उनके बहुत सारे फिर पर्सनल क्वेश्चंस थे कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट योर पेरेंट्स डू एंड वेयर आर यू स्टेइंग, कितना टाइम लगेगा आपको आने जाने में, ट्रैवल करने में, ऑल दैट। फिर उनका टेक्निकल राउंड हुआ वहीं पे सेम टाइम। उन्होंने पूछा दैट एक्चुअली एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली होती है, दे आर ऑल IAS ऑफिसर्स, दे आर ऑल UPSC क्लियर्ड पीपल, सो यू हैव टू, आई एम श्योर तुम लोगों ने इंटरव्यूज़ देखे होंगे जो IAS के मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, एक्चुअली उसी तरह से हो रहा था मेरा इंटरव्यू। सो यू हैव टू speak in a particular way, you have to be calm, you have to be gentle, you have to be patient, you can't talk like a college student, you can't talk like a fresher, because जो लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेसली बात करते हैं उन्हें वो लोग आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं ये बोल के कि ये काम अच्छे से शायद नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसमें एक स्टेबिलिटी उन्हें नहीं दिखी कैरेक्टर की। तो ऐसे ही वो 2 लोगों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ऑलरेडी। फिर उसके बाद टेक्निकल राउंड जब हुआ तो उन्होंने सेम डे सेम टाइम पे हो रहा था, फिर उन्होंने क्लियरली बोला नाउ विल आस्क यू सम टेक्निकल क्वेश्चंस। तो उन्होंने कंपनी लॉ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पूछी मुझसे एंड एक क्वेश्चन मुझे विविडली याद है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, सो वो वीडियो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज मैं वो यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। एक क्वेश्चन, एक चीज़ बार बार वो लोग पेस्टर कर रहे थे, आई वुड से बार बार वो लोग चाह रहे थे कि वो लोग शायद कुछ चेक करना चाह रहे थे मेरी नॉलेज एंड ऑल दैट, बोथ ऑफ देम। दे सेड दैट देयर इज़ वन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फॉर्म विच इज़ फाइल्ड, तो व्हाट इज़ उसका फॉर्म का क्या नाम होता है व्हेन यू आर डूइंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला सर ये फॉर्म होता है। तो दे वर ट्राइंग टू बॉग मी डाउन, दे वर ट्राइंग टू कंफ्यूज मी कि नहीं इसके लिए तो ये फॉर्म होता है। बट मुझे लगा कि नहीं सर, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकली अपने 21 मंथ्स ट्रेनिंग पीरियड में किया हुआ है, इसका आंसर यही है, इसी फॉर्म को हम फाइल करते थे। बट दे वर बोथ ट्राइंग टू गैंग अप ऑन मी एंड से दैट नो ऐसा नहीं होता है, ये होता है। बट मैंने भी अपना क्वेश्चन अपने आंसर पे स्टिक किया एंड मैंने कहा सॉरी सर बट एज फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न्ड इसका आंसर यही हो सकता है। देन आई थिंक दे स्माइल टुवर्ड्स ईच अदर, व्हाटएवर जो भी हुआ।
उसके बाद फिर उन्होंने कहा ओके विल लेट यू नो एंड ऑल दैट। फिर मैं चली गई एंड आई थिंक 1 वीक के बाद मैंने सोच लिया था, ऑलमोस्ट 1-2 वीक्स हो गए थे बिकॉज वहाँ को कोई रिप्लाई नहीं आया ऑल दैट। तो मैंने सोचा ठीक है छोड़ो जो भी है, मुझे एक कंपनी से ऑफ़र आ ही गया था, तो फिर मैंने सोचा ठीक है अब जो भी है शुरू तो करना ही है, काम तो कहीं तो करना ही है, तो चलो ठीक है ऐसा स्टार्ट कर ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट एक जगह हाँ बोल दिया था, ऑफ़र लेटर बस एक्सेप्ट नहीं किया था मैंने, बस मैंने ले लिया था ऑफ़र लेटर एंड ऑल दैट। बट फिर क्या हुआ दैट मुझे सडनली एक मॉर्निंग को कॉल आया बोल के दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स RD ऑफिस एंड 2 दिन बाद 1 नवंबर से आपकी ज्वाइनिंग है, सो प्लीज़ कम। तो आई वॉज शॉक्ड एंड लिटिल कन्फ्यूज्ड दैट 2 अपॉर्चुनिटीज़ अब हाथ में हैं, अब क्या करना चाहिए। एक जगह बहुत अच्छे पैसे हैं बट ये जो MCA है इधर इतने अच्छे पैसे नहीं है। बट फिर मैंने अपने आप को याद दिलाया दैट वाई मैंने क्या क्या इंटरव्यू में बोला था कि मुझे क्यों ये बेटर लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी। 6 मंथ्स का ही कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, उन्होंने बोला था दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड डिपेंडिंग हमारे पास कितनी पेंडेंसी है या फिर हमें और रिक्वायरमेंट है या फिर हमें आपका काम पसंद आ रहा है एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने बहुत सोचा एंड काफ़ी कन्फ्यूजन के बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब जो भी है शायद ये अपॉर्चुनिटी आ गई है सडनली तो अच्छा ही होगा कुछ इसमें, तो फिर मैंने चली गई। फिर मैं नेक्स्ट डे से ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। सो दैट्स हाउ आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में कवर हो गया दैट इंटरव्यू की प्रोसेस क्या थी, तो ये भी इसी में पूरा कवर हो गया है। तो बेसिकली डिपेंडिंग कि अगर आप CS ट्रेनी के लिए अप्लाई कर रहे हो या यंग प्रोफेशनल के अप्लाई कर रहे हो, दे आस्क यू क्वेश्चंस, टेक्निकली उतना डिटेल में पूछते हैं, वैसे इतना ज़्यादा नहीं होता है। दे मोस्टली लुकिंग हाउ सिंसियर यू आर एंड क्या आप गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंक्शन करने का तरीका होता है, क्या आप उसके मशीन में फ़िट हो पाओगे, क्या आप ऐसे इंसान हो जिसको प्राइवेट इन्वायरमेंट पसंद है, जैसे प्राइवेट कंपनीज जैसे जोहो वगैरह ये सब कंपनीज होते हैं, एसेंचर, लाइक दे हैव टीम मीटिंग्स, दे गिव यू वर्क फ्रॉम होम and they have all the time you can go and chill, there are chilling areas, there's playing areas, you can play games, TT you can play foosball। सो प्राइवेट का जो एक एनवायरनमेंट होता है अगर आपको वो ज़्यादा सूट करता है तो आप गवर्नमेंट के इसमें काम नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट का काम करने का तरीका बहुत अलग है। इट इज़ अ स्लो steady machinery I would say, and it's a chain of command, chain of people होते हैं उसके पीछे जो सब मिल के काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो डेप्यूटी डायरेक्टर है, उसके हाथ में हाँ बहुत सारी पावर्स हैं बट उसके हाथ एट द सेम टाइम बंधे भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसने कहीं कोई साइन कर दिया एंड वो हो गया, अपनी मर्ज़ी से उसने कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। बिकॉज पहले वो जूनियर लेवल के जो क्लर्क्स हैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट जाता है, वो उसको अपने एंड से ऑथराइज करते हैं, फिर वो जो डेप्यूटी डायरेक्टर सर हैं उनके पास जाता है, फिर वो उसको साइन करते हैं, उसके बाद फिर वो उनके ऊपर वाली अथॉरिटी जो मेन RD सर है उनके पास जाता है, फिर वो उसको साइन करते हैं, फिर वो वापस रिवर्स में नीचे आता है DD सर के पास, फिर वो नीचे से आता है रिवर्स में जो स्टाफ है उनके पास, उसके बाद वो बैक एंड में जाके अप्रूव होता है, जो भी आपकी MCA पोर्टल का जो फ्रंट ऑफिस में आपको दिखाई देता होगा अप्रूव्ड रिजेक्टेड करके फॉर्म्स में। तो एक इंसान के पास बहुत पावर है बट वो उसको यूज़ नहीं कर सकता, अब्यूज़ नहीं कर सकता। तो ये बात बहुत अच्छी है, आप इंडिविजुअली ऑटोनमी में डिसीजंस नहीं ले सकते, जो कि अच्छी भी चीज़ है बिकॉज वरना फिर गवर्नमेंट वाले ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल होते हैं, फिर वो तो ताकि बेसिकली दीज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स, राइट, दस सिविल सर्वेंट, उनको पीपल को सर्व करना होता है, तो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए पूरी हायरार्की बनाई जाती है और उसी के दायरे में सबको काम करना होता है। तो मुझे यहाँ पे अभी 4 महीने हो गए, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के दैट एवरीबडी इज़ फॉलोइंग अ स्टेप प्रोसेस, पूरा एक स्टेप है, पहले पूरा ऊपर जाता है फिर पूरा नीचे आता है, स्टेप बाय स्टेप सब चलता रहता है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया एंड यस काफ़ी पेपर वर्क होता है, फिज़िकल फॉर्म में भी आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल्स बनानी पड़ती हैं, सेव करने पड़ते हैं, आपको फॉर्म में भी सब कुछ सेव करना पड़ता है। तो और एक चीज़ और है दैट वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड, 10 बजे पहुंचना होता है, शाम को 5:30 पे निकल जाओ, इट्स फिक्स्ड। जितना भी काम हो, जितना भी पेंडेंसी हो, कितना भी प्रेशर हो, वो 5:30 बजे के बाद आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग जॉब। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी पसंद आई कि कोई वर्क प्रेशर ही नहीं है।
जब मर्ज़ी मैं भी कॉफ़ी पी सकती हूँ, चाय पी सकती हूँ, बट आपको थोड़ा पे करना होता है 10 रुपये, तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक जो स्टाफ है, आई थिंक 12 लोगों का स्टाफ है हमारा, एंड वो इतने फ्रेंडली, इतने फैमिली जैसे, दे आर ऑल ओल्ड पीपल जो कि ऐसे रिटायरमेंट की स्टेज पे आ गए, दे आर मोस्टली ओल्ड पीपल, बट वो लोग इतने ज़्यादा अच्छे, इतने हम्बल हैं, दे आर ऑल लाइक अ फैमिली, एंड मुझे एज अ आउटसाइडर कभी फील नहीं हुआ। उन लोगों ने मुझे भी एब्जॉर्ब कर लिया एज अ फैमिली। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड कंपैशनेट भी हैं, बिकॉज कई बार ऐसा हुआ है दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है उसमें से जैसे 5 साल अगर किसी ने काम कर लिया, देन दे आर गोइंग टू अनदर वर्क अपॉर्चुनिटी, तो उसको उन लोगों ने खुद से फेयरवेल पार्टी दिया, जिसमें सारे जो IAS ऑफिसर्स जिनकी मैंने बात करी, लाइक डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, ये लोग सब एक साथ हमारे साथ आके बैठे in a conference room, and वहाँ पे पार्टी हुई, everybody, somebody was singing, somebody was telling how much we will miss this person जो जा रहा है, and हमने साथ में केक कटिंग किया। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमें स्टाफ है तो छोटी नज़र से देख रहे हैं, बिकॉज वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है इस ऑफिस का। ना ही यहाँ कोई पॉलिटिक्स है, ना ही यहाँ पे आपको किसी का चमचागिरी करनी है प्रमोशन के लिए, बिकॉज ये गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट में आपका सब कुछ फिक्स रहता है कि आप इस लेवल पे हो तो आप अल्टीमेटली आप इस लेवल पे जाओगे ही जाओगे, उसमें किसी का इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट में बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक जेलेसी एंड कंपटीशन, ये सब होता है। तो यहाँ पे मुझे ये सब देखने को नहीं मिला। तो मुझे वर्क एनवायरनमेंट हाँ थोड़ा प्राइवेट से बहुत ज़्यादा अलग है, बट अच्छा ही लगा मुझे, काफ़ी कोऑपरेटिव, कंपैशनेट लगे पीपल। ठीक है, अब क्वालिफ़िकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वालिफ़िकेशन की क्या ज़रूरत है। मैंने बोला ना, आप CA CS CMA आप कुछ भी हो सकते हो, या तो क्वालिफाइड हो या नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे अगर वैकेंसी है तो आप चले जाओ। आप या तो उन जो गूगल होता है उस पर उनका नंबर है, रीजनल डायरेक्टर, या फिर एक होता है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में बहुत ज़्यादा काम है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अगर वहाँ वैकेंसी अभी आपको ICSI प्लेसमेंट पोर्टल पे नहीं भी शो हो रहा है ना, तो एक काम करो, सीधे कॉल कर दो वहाँ पे और बोल दो दैट यू आर अ फ्रेशर या फिर सेमी क्वालिफाइड CS CS जो भी हो, एंड आई एम लुकिंग टू वर्क देयर, सो शुड आई सेंड माई CV, या फिर आप CV भेज भी सकते हो, या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी पता कर सकते हो, बिकॉज अभी हायरिंग का टाइम चल रहा है। RD और ROC ऑफिशियल लिक्विडेटर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर उन लोग पे है, क्योंकि 31 मार्च तक उन्हें बहुत सारी पेंडेंसीज क्लोज करने हैं। तो आप लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बिकॉज मेरे ही जहाँ मैं काम कर रही हूँ RD ऑफिस में, वहाँ पे भी बहुत रिक्वायरमेंट है, बट उन्हें कैंडिडेट्स मिल नहीं रहे हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। मैं तो एक हूँ ही, मैं कर रही हूँ, मैं करवा रही हूँ पेंडेंसीज ख़त्म। सो सैलरी और स्टाइपेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली डिपेंड्स कि आपका लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन कितना है। अगर एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है सिर्फ तो 15,000 पर मंथ मिलेगा। प्रोफेशनल अगर क्लियर कर लिया तो 20,000 पर मंथ मिलेगा। और मेंबरशिप नंबर भी है अगर आपके पास, देन डिपेंडिंग कि उस आपके पास और कितना वर्क एक्सपीरियंस है या आपके पास कितनी अच्छी नॉलेज है, आपको फिर सैलरी मिल जाएगी 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, डिपेंडिंग कि कितना ज़्यादा वो लोग सेटिस्फाइड है, इंटरव्यूअर आपका कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि इस इंसान को अच्छा एक्सपीरियंस भी है पोस्ट क्वालिफिकेशन, एंड कितना नॉलेज भी है और हमें कितना उसको यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। तो ये हो जाता है। देन वर्क एक्सपोजर, हाँ, तो मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, विच इज़ रीजनल डायरेक्टर्स ऑफिस। तो बेसिकली हर वो एप्लीकेशन जो कंपनी फाइल करती है टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस भी काम के लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आके वर्क एक्सपोजर आपको क्या क्या मिल सकता है, जैसे मुझे जो मिला है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। अगर किसी कंपनी को अपना ही या किसी और का नेम चेंज कराना है, यानी कि अगर ऑलरेडी एक एसेंचर जो एक कंपनी है एसेंचर वो एग्जिस्ट कर रही है, अगर किसी और प्राइवेट कंपनी ने एसेंचर कंप्यूटर प्राइवेट सर्विस ऐसे करके नाम रख लिया अपना, तो वो एसेंचर वर्ड नहीं यूज़ कर सकती, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ ट्रेडमार्क एस्टैब्लिश्ड नहीं बाय दिस फर्स्ट कंपनी। तो ये जो एसेंचर जो ओरिजिनल कंपनी है वो उसके अगेंस्ट एक वो पिटिशन फाइल करेगी, दैट विल बी द, ये एप्लीकेंट बन जाएगा। वो कंपनी जो गलत यूज़ कर रही है, इन्फ्रिंजमेंट कर रही है ट्रेडमार्क का, वो बन जाएगा रिस्पोंडेंट, और वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है हमारे ऑफिस में। देन हम लोग उसे बैक एंड पे पूरा प्रोसेस करते हैं कि अब इस
एप्लीकेशन का क्या करना चाहिए, बहुत सारा उसका प्रोसेस होता है। एक एक के ऊपर मैं अगर टाइम होगा तो वीडियो बनाऊंगी कि एक एक प्रोसेस बैक एंड से कैसे होती है, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज हमारे ऑफिस में आते हैं, वो बोलते हैं मैम हमारी फ़ाइल काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है, क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, हम उसे कैसे जल्दी सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बस वही बोलते हैं दैट सर यू हैव टू वेट, दैट आपका फॉर्म अगर रीसबमिशन में जाएगा तो आपको उसी में कमेंट्स मिल जाएंगे, नहीं तो हमारी तरफ से ईमेल आ सकता है, या तो हियरिंग शेड्यूल होगी तो भी ईमेल आ जाएगा या लेटर आ जाएगा ऑफिशियल। ऐसे हम बिकॉज अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, इट्स ऑल वेरी कॉन्फिडेंशियल। बट बहुत सारे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स डेली बेसिस पे आते रहते हैं, सो दैट इज़ वाई मैंने एक्चुअली यहाँ पे काम करना भी चूज़ किया, बिकॉज मुझे जानना था कि गवर्नमेंट के बैकएंड पे होता कैसे काम है। तो मुझे ये सब काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है, विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी, आई एम क्वाइट श्योर। बिकॉज अब मुझे ऐसा होता है दैट कुछ लोग जिस दूसरे कंपनी वाले हैं वो अपना कार्ड दे के जाते हैं, प्रोफेशनल्स अपना कार्ड दे के जाते हैं दैट यहाँ से निकलने के बाद हमें ज्वाइन करिएगा मैडम, प्लीज़ ज्वाइन अस, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर CS, आपको अगर काम चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन अस। और या फिर मुझे कॉल्स आते हैं कंपनीज़ के दैट वी हैव सीन योर CV, आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है इन द RD ऑफिस, हमें ऐसा वर्क एक्सपोजर वाला कैंडिडेट बहुत सूट करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक्चुअली जिस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था वो तो लग रहा है कि हाँ इट्स कमिंग ट्रू। सो बेसिकली एक तो ये होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, दूसरा होता है अगर अमेलगमेशन या मर्जर डीमर्जर ये सब हो रहा है, या फिर इसके ऊपर रिलेटेड कोई पिटिशंस आते हैं, उसको हम लोग बैक एंड से पूरा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और होता है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द स्टेट या आउटसाइड द स्टेट। विद इन द स्टेट बेसिकली अगर ROC चेंज हो रहा है, तो जैसे महाराष्ट्र है वहाँ पे 2 ROC है, एक ही स्टेट है लेकिन ROC 2 है, तो पुणे और मुंबई ऐसे करके, तो उसके लिए अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है। देन देयर इज एडजुडिकेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, इन सब में जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होता है अप्रूवल का। एंड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड क्लेम करने वाले प्रोसेस जो होता है पूरा। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है 3 I's जिसको बोलते हैं, विच इज़ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। मतलब सुओ मोटो भी ROC जब करता है, ROC को किसी कंपनी पे डाउट हुआ है, फिर कोई डिपॉजिटर है, कोई मेंबर है, कोई एक्स एम्प्लॉई है, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है ROC से या डायरेक्ट RD से दैट इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, दैट दे हैव नॉट गिवन माई ड्यूज ब्ला ब्ला ब्ला, तो इस पर इंक्वायरी करो एंड ऑल दैट। तो फिर हम लोग इनिशिएट करते हैं इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन तक जाती है बात जब, तो वो बहुत बड़ा मतलब इन्वेस्टिगेशन इट्स लाइक अ वेरी बिग डील। तो उसमें SFIO भी इन्वॉल्व हो जाता है, CBI भी इन्वॉल्व होता है उसमें, तो इट्स अ वेरी बिग डील जब उसमें बहुत ज़्यादा पैसों का घपला अगर होता है। तो ये सब वर्क एक्सपोजर है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ माय रोल इन ऑल दिस, मैं क्या करती हूँ डेली बेसिस पे। एक्चुअली ये सारे अलग अलग जो मैंने तुम लोग को बताया, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अलग अलग जो सेक्शंस है कंपनीज एक्ट के, इन पे अलग अलग क्लर्क्स या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट या सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 5-6 लोग हैं, वो लोग एक एक डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, एक एक सेक्शन को हैंडल करते हैं, एक एक सेक्शन की फाइल्स एप्लीकेशंस को वो लोग हैंडल करते हैं। तो जहाँ सबसे ज़्यादा पेंडेंसी थी मुझे वहाँ पे इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया। तो बेसिकली एक मैडम थी जो उनके साथ मैं काम करती हूँ, मैं उनके अंडर काम कर रही हूँ, आई एम लाइक हर असिस्टेंट नाउ। तो वो डील करती थी 3 I's यानी इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी अलॉन्ग विद शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड लिक्विडेशन क्लेम्स। हाँ, जो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो उनके जो क्लेम्स होते हैं, क्लेमेंट्स होते हैं, उनका जो काम डील करना होता है। तो ये 3 बड़ी चीज़ें, 3 I's इज़ अ वेरी बिग डील, ठीक है। तो वो इन तीनों में डील करती हैं। बहुत हाई पेंडेंसी थी जब मैंने ज्वाइन किया था। तो अब ये बोल सकते हैं 4 महीने के बाद कि जो शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस का काम है वो मैंने पूरा अपने ऊपर ले लिया है, बिकॉज अब मुझे समझ में आ गया है कि इसको कैसे हेड टू टो कैसे डील करना है पूरे एप्लीकेशन को। तो वो भी थोड़ा सा मैम भी जो है थोड़ी रिलैक्स हो गई हैं, क्योंकि मैं एक डिपार्टमेंट पूरा मैंने अपने ऊपर ले लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो 3 I's पे फोकस कर पा रही हैं, बिकॉज 3 I's में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब मैंने ज्वाइन किया था ऑलमोस्ट 150 केसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस वाज ड्यू, लेकिन अब
4 महीने के बाद हमने इतना काम अच्छे से डिवाइड किया है एंड इतना सिंसियरली मैंने भी काम किया है, मैडम के साथ सीखा है काम, एंड पूरा अपने एंड पे स्पीड में मैंने भी काम किया, सो दैट नाउ वो जो 150 एप्लीकेशंस की पेंडेंसी थी अब वो 58 हो चुकी है। लाइक हमने ऑलमोस्ट 100 एप्लीकेशंस ख़त्म कर दिए, बिकॉज ऑफ कोर्स यू सेटल सम एप्लीकेशंस, हर मंथ नए एप्लीकेशंस आ जाते हैं, बट एटलीस्ट हमें वो नंबर इतना ड्रास्टिकली हमने उसको क्लोज किया है। तो दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर अस, इट्स अ वेरी बिग अकम्पलिशमेंट फॉर अस एज अ टीम, मैम और मैंने वो जो काम किया। तो दैट्स माई रोल ओवर देयर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इज़ इट वर्थ इट? बिकॉज ऐसा बहुत बार टाइम आया है मेरे दिमाग में भी बहुत बार आता रहता है माइंड में कि यार ये 20-25 हज़ार के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मतलब व्हेन आई सी पीपल कि वो प्राइवेट में है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं एंड ऑल दैट, और मैं 20-25 हज़ार के लिए क्या, मतलब इट्स नॉट इवन अ परमानेंट जॉब, हाँ कॉन्ट्रैक्चुअल है, इट कैन कीप एक्सटेंडिंग 6 मंथ करके, व्हाट शुड आई डू नाउ, मैं वाई एम आई डूइंग दिस, ये सब थॉट्स आते रहते हैं माइंड में। फिर अपने आप को इट्स लाइक अ डेली रिमाइंडर, आपको डेली अपने आप को रिमाइंड करना होता है कि एट द फर्स्ट प्लेस वाई डिड यू स्टार्ट इट। तो मैं अपने आप को डेली वही रिमाइंड करती हूँ कि ताकि मुझे ये थॉट्स जैसे ही आते हैं मैं उसको तुरंत वहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। अभी मुझे अप्रैल तक यहाँ काम करना है, उसके बाद अगर वो लोग चाहें या मैं चाहूँ तो एक्सटेंड कर सकते हैं, या मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं कहीं और चली जाऊँगी। सो बेसिकली अपने आप को डेली रिमाइंड करना पड़ता है दैट मैंने ये क्यों स्टार्ट किया। फिर वही अपने आप को रिमाइंड करो, देन यू फील बेटर कि ओके फाइन, दिस इज़ व्हाट आई केम फॉर, एंड हाँ मुझे वो चीज़ें मिल भी रही हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन इज़ माई एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो वर्थ की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली आई थिंक इट्स वर्थ इट। और कुछ चीज़ों का रिज़ल्ट इमीडिएटली नहीं मिलता हमें, हो सकता है इसका रिज़ल्ट मुझे बाद में दिखाई दे और बाद में मुझे लगे कि ओ वाओ, आई एम रियली ग्लैड दैट आई डिड नॉट क्विट, आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ पे लगी रही 6 महीने या 1 साल जितना भी मैंने किया, आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट। तो आई वुड से इट्स वर्थ इट, बट गवर्नमेंट जॉब सबके लिए नहीं होता, बिकॉज वो अलग टाइप से वर्क करता है। प्राइवेट में थोड़ा फ़न और ये सब ज़्यादा रहता है, फ़न एंड पॉलिटिक्स, अगर आपको वो सब चाहिए तो प्राइवेट में चले जाओ, पैसा ज़्यादा है चले जाओ प्राइवेट में। गवर्नमेंट का एक्सपोजर अगर चाहिए तो यहाँ आ जाओ, बिकॉज ये भी एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, वरना यूपीएससी और एसएससी क्लियर करने के बाद ही आपको, या बैंक एग्ज़ाम्स वो सब डरावने स्कैरी बिग डील एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद ही आप सीख पाओगे, बिकॉज बैंक सेक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसमें, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बिकॉज जो भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बैंकिंग में हैं, पहले तो बड़े खुश थे कि हमें पीओ हो गया सिलेक्शन, वी आर अ पीओ नाउ एंड ऑल दैट, दे वर वेरी हैप्पी, बट नाउ दे आर ऑल क्राइंग दैट इतना ज़्यादा प्रेशर है, वी आर नॉट एबल टू हैंडल इट। और इतने गंदे गंदे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में उनका, अगर आप लड़की भी हो, छोटे छोटे ग्रामीण बैंक्स जो होते हैं लाइक विलेज बैंक्स, वहाँ पे उनका पोस्टिंग कर देते हैं, लाइक वेयर इज़ इट ऑन द मैप इवन। तो वो उनके लिए हैंडल कर पाना वो लाइफस्टाइल बड़ा मुश्किल है, एंड बिकॉज वो सब कैश में डीलिंग होता है छोटे छोटे बैंक्स में, तो वर्क लोड इज़ हेक्टिक। तो मुझे उससे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है अपना काम, बिकॉज मैं 5:30 पे निकल जाती हूँ, नो क्वेश्चंस आस्क, नोबडी क्वेश्चंस मी एनीथिंग, आई जस्ट लीव, देयर इज़ नो वर्क प्रेशर फॉर मी, आई जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे ही मैंने पहले दिन इंटरव्यू के लिए जब मैं आई थी, जब मैंने एंटर किया, आई वॉज वेटिंग इन द वेटिंग एरिया, देयर इज़ अ काउच ओवर देयर, यू कैन सिट ओवर देयर। तो वहाँ पे जो आरडी सर, जो मेन आरडी सर हैं, उनका जो चेम्बर है उसके जस्ट ऊपर, उनके जस्ट बगल में एक्चुअली एक और चेम्बर है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी का, तो उसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड था, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने उस बोर्ड को रीड किया, उस पर क्या लिखा है, उस बोर्ड पे लिखा था दैट ब्राइबरी, गिविंग bribes here, giving or receiving bribes is a punishable offense, do not attempt to give bribe over here, ऐसे करके उसमें लिखा था बड़ा बड़ा बोल्ड में, and I was like oh very nice, देख सही है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लोगों का एप्लीकेशंस काफ़ी टाइम तक अगर पेंडिंग रहते हैं तो मे बी दे ट्राई टू ब्राइब और वट एवर, आई डोंट नो, बट यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, बिकॉज दे आर वेरी पंक्चुअल, दे आर वेरी सिंसियर पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। यहाँ पे एक कोड ऑफ कंडक्ट है, दे आर वेरी एथिकल पीपल। और लास्टली मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, अभी तो 2 महीने और है मेरे पास, हाँ आई वुड लाइक टू शेयर वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट
नवंबर में मैंने ज्वाइन किया एंड काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो छुट्टियां होती हैं हमें छुट्टियां मिल जाती थी, सैटरडे संडे भी ऑफ होता है, तो बेसिकली 5 दिन या 4 दिन एक वीक में जाना पड़ता है, बीच में छुट्टी हो जाती है। एंड बिकॉज आई एम नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉई, आई एम जस्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई राइट नाउ, तो मैं अगर लीव लेती हूँ ना तो मेरा पर डे कट जाता है। लेट्स से अगर 31 डेज़ है एक मंथ में और 25,000 का अगर सैलरी है तो उसको डिवाइड करके प्रोपोर्शनली अगर पर डे 600 निकल रहा है, ठीक है, तो अगर मैंने 2 दिन छुट्टी ली तो मेरा 1200 कट जाएगा, ऐसा होता है यहाँ पे। तो दैट इज़ वन डिसएडवांटेज, बिकॉज वो मैं समझ रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय, आई एम नॉट अ एक्चुअल एम्प्लॉय, आई एम जस्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन, ओके। तो ये एक रीज़न है एंड ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है मैं कहूँगी। और एक फ़न चीज़ ये थी ये है दैट जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टियाँ होती हैं हमें मस्त छुट्टी मिल जाती है। जब अभी राम मंदिर का वो हुआ था प्रतिष्ठान सेरेमनी जो हुई थी, तो हमें उसमें ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्स्ट हाफ छुट्टी रहेगी, तो हमें भी फर्स्ट हाफ में छुट्टी मिल गई थी। देन देयर वाज होली, दिवाली एंड ऑल दैट, और जो भी वो क्रिसमस वट एवर देर वॉज, उसमें भी सब में छुट्टी थी हमें, एंड सैटरडे संडे भी छुट्टी होती है, तो काफ़ी बढ़िया रहता है, एकदम रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रहता है, पूरा वीक कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज गिफ्ट्स, काफ़ी गिफ्ट्स मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। अगर तुम्हारे कोई रिलेटिव्स किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो तुम्हें पता होगा, मुझे भी इतने गिफ्ट्स मिले फर्स्ट मंथ में, नवंबर में मैंने ज्वाइन किया एंड दिवाली वॉज कमिंग अप, तो दिवाली में मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले, इतने सारे बहुत सारे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स आते हैं, वो जो भी गिफ्ट देते हैं उसमें उनका कार्ड भी चिपका होता है, वो बोलते हैं हैप्पी दिवाली मैडम, दिस इज़ फ्रॉम अस एंड ऑल दैट। फिर वो अपना कार्ड देते हैं। फिर उन्होंने बोला था बहुत लोगों ने मुझे दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब प्लीज़ व्हेन यू लीव फ्रॉम हेयर प्लीज़ डू जॉइन अस, ऐसे करके। और उसके बाद गिफ्ट में मैं बताती हूँ मुझे क्या क्या मिला है अभी तक। दिवाली गिफ्ट्स थे या फिर क्रिसमस गिफ्ट्स थे या न्यू ईयर गिफ्ट्स थे, तो मुझे पूरा एक व्हाट इज़ दैट वैक्यूम बॉटल एक होती है, वैक्यूम बॉटल बेसिकली मीन्स थर्मल बॉटल, अगर उसमें गर्म पानी है तो 24 आवर्स तक गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो 24 आवर्स तक उसी टेम्परेचर पे रहेगा, दैट्स अ वैक्यूम बॉटल, वो मिला। hundreds of boxes of dry fruits, sweets, all kinds of sweet boxes, chocolates, cookie man एक होता है, if you have heard of that, तो उसका बड़ा सा स्टील का बॉक्स मिला था। देन स्नैक्स के गिफ्ट्स मिले थे बहुत सारे, डिपेंडिंग ऑफ किस रीजन में हो। अगर साउथ रीजन में हूँ तो साउथ रीजन के जो चिप्स एंड स्नैक्स होते हैं वो सारे बहुत सारे बॉक्सेस पैक्ड मिले थे। एंड एक चीज़ और थी, यहाँ पे ऑफिस वाले भी बहुत लंचेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जब तमिल न्यू ईयर हुआ था तो हमें पूरा साउथ इंडियन मील ऑफिस ने प्रोवाइड किया था, हम लोग सब बनाना लीफ में बैठ के खा रहे थे, इट वाज अ वेरी गुड टाइम। जब क्रिसमस था तो हमें केक्स का गिफ्ट मिला था, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जाके दे के जाते हैं पूरा केक्स एंड ब्रेड्स एंड चॉकलेट्स एंड ऑल दैट, तो इट वाज फन। मुझे स्टूल भी मिला है, और मुझे तो एक चीज़ और नहीं मिली बिकॉज आई एम नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, इलेक्ट्रिक कुकर, बड़ा सा कुकर दिया और बड़े से बॉटल्स दिए उन लोगों को, बड़े बड़े बॉक्सेस वो लोग लेके जा रहे थे, तो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। बिकॉज अभी भी कुछ भी इवेंट आ रहा होता है, कोई भी फेस्टिवल आ रहा होता है तो गिफ्ट्स मिलने लगते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है गिफ्ट्स लेने में। लेकिन एक चीज़ और है, मैं कंज्यूम नहीं करती हूँ वो गिफ्ट्स। लाइक ड्राई फ्रूट्स मिले थे तो वो मैंने खा लिए थे, ड्राई फ्रूट्स मैं खाती हूँ, बट उसके अलावा जो भी मिठाई के बॉक्सेस, स्वीट बॉक्सेस मिले वो मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं क्या करती थी, लौटते टाइम आई वुड गिव दैट अवे। मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ ना, तो रेलवे स्टेशन में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुछ मांग रहे होते हैं, उन्हें भूख लग रही होती है एंड ऑल दैट, तो मैं उनको दे देती थी वो वाले। तो मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो ठीक है, किसी ऐसे को मिल गया जिसको ज़रूरत थी, वैसे भी मैं ये सब नहीं खाती हूँ, तो मैं उनको दे देती थी वो सब। बस ड्राई फ्रूट्स में खा लेती थी, दैट्स इट। सो दैट्स माई एक्सपीरियंस फॉर 4 months। अभी 2 महीने और है मेरे पास। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड कमेंट्स में बता देना तुम लोगों को कैसा लगा ये मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस। मैंने पूरा दिल से सारी बातें बताई हैं। आई होप दैट वाज यूजफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू गाइज।